13 अप्रैल 2011, एक तारीख जो डार्डन टेनेसी के छोटे से शहर के लिए कभी न भूलने वाली साबित हुई। सूरज की किरणें धरती पर पड़ना शुरू ही हुई थी जब एक साधारण सुबह अचानक से एक भयानक रहस्य में बदल गई। उस सुबह करीब 7:30 बजे एक स्टूडेंट अपने घर से रोज की तरह दिन की तैयारी कर रही थी। उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अचानक घर के बाहर से कुछ अजीब आवाजें आने लगी जो उसके भाई का ध्यान खींचती है। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसके भाई ने देखा कि एक व्यक्ति जो कैमोफ्लेज पहने हुए था उसकी बहन को घर के पास के जंगल में ले जा रहा था। ये दृश्य पहले तो सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया एक खौफनाक एहसास उसके दिल में बैठने लगा। तुरंत उसने अपने माता पिता को फोन किया और पुलिस को सूचित किया। डार्डन के इस शांत शहर में अब एक विशाल खोज अभियान की शुरुआत हो चुकी थी जिसने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया। सैकड़ों स्वयंसेवक और कानून प्रवर्तन अधिकारी घने जंगल, खेत और जलाशयों की हर इंच की तलाश में जुट गए। हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन उस स्टूडेंट की कोई जानकारी नहीं मिली। जैसे जैसे दिन बीतते गए रहस्य और गहराता गया। वो कहाँ चली गई, वो अजनबी कौन था और सबसे महत्वपूर्ण उसे क्यों ले जाया गया। इस मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और मीडिया कवरेज ने इसे हर घर तक पहुंचा दिया। 3 साल बाद 2014 में अधिकारियों ने कई चौंकाने वाली गिरफ्तारियां की। संदिग्ध वही थे जो उसी स्थान के समुदाय से थे और जो तथ्य सामने आए उन्होंने उस भयानक सुबह की एक डरावनी तस्वीर पेश की। इन गिरफ्तारियों के बाद क्या हुआ, किस सबूत ने जांचकर्ताओं को संदिग्ध तक पहुंचाया और उस छात्रा के अंतिम पलों के बारे में क्या खुलासा हुआ। हमारे साथ जुड़े जब हम इस दर्दनाक और दिल दहला देने वाले मामले की गहराई में जाकर सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है त्रासदी, सच की निरंतर चलने वाली खोज और एक समुदाय के अटूट न्याय की लड़ाई की। लेकिन कहानी पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। होली लिन बोबो, जिसका जन्म 12 अक्टूबर 1990 को अमेरिकी राज्य टेनेसी के डार्डेन शहर की डेकाटर काउंटी, जो कि वहाँ की राजधानी नेशविल से लगभग 1.5 घंटे पश्चिम में है, वहाँ करेन और डेना बोबो के घर में हुआ था। उसका एक क्लिंट नामक भाई भी था जो कि उससे 5 साल बड़ा था। होली और क्लिंट का पालन पोषण एक ईसाई परिवार में हुआ था जो प्यार और हंसी से भरा था। स्कूल में होली एक मेहनती और एक अच्छी स्टूडेंट के रूप में जानी जाती थी। वो कभी किसी परेशानी में नहीं पड़ती थी और अपने काम को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करती थी। उसका मानना था कि ये सही नहीं है। उसके हाई स्कूल स्कॉट्स हिल हाई में उसका जीपीए सबसे अधिक था। होली की आवाज़ बहुत अच्छी थी और रविवार को अपने चर्च कोरिंथ बैप्टिस्ट में गॉस्पेल गाना बहुत पसंद करती थी। उसकी कज़न बहन व्हिटनी डंकन, जो एक नेटिव सिंगर थी, उसने कहा कि उसे होली की सिंगिंग में मदद करना बहुत पसंद था। होली के क्लासमेट्स ने बताया कि उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी और वो हमेशा दृढ़ निश्चय रहती थी। कोरिंथ चर्च के पादरी डॉन फ्रैंक्स ने कहा कि होली उनके चर्च में एक उज्जवल उपस्थिति थी। वो दूसरों को प्रेरित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। विशेष रूप से संगीत के क्षेत्र में वो बहुत प्रतिभाशाली थी। वो अपनी माँ के सबसे करीब थी और दोनों माँ बेटी एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। होली को हाल ही में अपने लंबे समय के बॉयफ्रेंड ड्रू स्कॉट से एक प्रॉमिस रिंग गिफ्ट मिली थी। वो नर्सिंग स्कूल में पढ़ाई करती थी और एक नर्स के रूप में अपना करियर शुरू करने और ड्रू के साथ अपना जीवन बिताने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जो लोग उसे जानते थे वो उसे एक अद्भुत रोल मॉडल और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जो अपने आसपास के लोगों के लिए वो सब कुछ करना चाहती थी जो वो कर सकती थी। बुधवार 13 अप्रैल 2011 को होली सुबह 4:30 बजे उठी। वो उस दिन होने वाली अपनी एग्ज़ाम के लिए पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई कर रही थी। वो अपने एग्ज़ाम के लिए कॉलेज जाने से पहले कुछ और घंटे पढ़ाई करने के लिए उस सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। उसकी परीक्षा सुबह 8 बजे शेड्यूल थी। होली के पिता करेन ने होली को देखा और अपने काम पर जाने से पहले उससे थोड़ी देर बात की। उसकी माँ डेना ने होली के लिए दोपहर का भोजन पैक किया, उसे फोरहेड पर किस किया और अपने काम पर जाने से पहले उसे अलविदा कहा। होली के पिता करेन ने बताया कि होली रसोई की मेज पर बैठी थी, पढ़ाई कर रही थी और अपनी एक क्लासमेट को परीक्षा के बारे में मैसेज भेज रही थी। उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। सुबह 7:30 बजे होली के बॉयफ्रेंड ड्रू ने उसके सेल फोन पर कॉल किया।
ड्रू होली की दादी की ज़मीन पर टर्की का शिकार कर रहा था और होली के एक अन्य रिश्तेदार ने ड्रू को ऐसा करते देख लिया, लेकिन उसे पहचाना नहीं। इस पर ड्रू ने उस रिश्तेदार को बताया कि वो होली का बॉयफ्रेंड है और उसे इस ज़मीन पर शिकार करने की अनुमति है, जिसके बाद उसने होली को फ़ोन करके ये सब बात बताई। फ़ोन कॉल के बाद होली ने अपना सामान इकट्ठा किया और स्कूल जाने के लिए अपनी काली फोर्ड मस्टैंग में बैठने के लिए कारपोर्ट की ओर चल पड़ी। सुबह 7:40 पर होली के भाई क्लिंट की नींद खुली जब उसने अपने कुत्तों को भौंकते हुए सुना। उसने घर के पीछे कारपोर्ट से आवाज़ें आती सुनी। उसने एक पुरुष और एक महिला की आवाज़ सुनी, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन उसने तुरंत पहचान लिया कि महिला की आवाज़ होली की थी। अपने ब्लाइंड्स के जरिए उसने वहाँ 2 शेडो देखी। वो दोनों घुटनों के बल बैठे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन शेडो में से एक उसकी बहन थी और दूसरी मुकुटे में कोई पुरुष था। उसका पहला अनुमान था कि ये उसका बॉयफ्रेंड ड्रू होगा। जब उसने फिर से देखा तो उसने देखा कि वो दोनों यार्ड से दूर जंगल में जा रहे थे, जिसके बाद उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया और पूछा कि होली ड्रू के साथ जंगल में क्यों जा रही है। लेकिन उसकी माँ को पता था कि ड्रू उनके घर पर नहीं है, क्योंकि वो टर्की शिकार के लिए गया था। उसकी माँ समझ चुकी थी कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने क्लिंट को बताया कि वो ड्रू नहीं है, तुम जाओ और उसे बंदूक उठाकर गोली मार दो। क्लिंट ने जवाब दिया कि क्या आप चाहती हो कि मैं ड्रू को गोली मार दूं? लेकिन इतने में उसकी माँ ने फ़ोन कट कर दिया और तुरंत इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल किया। लेकिन दुर्भाग्य से 911 कॉल गलती से दूसरी काउंटी में चला गया और वो सही काउंटी से संपर्क करने में असफल रही और अपने पति को कॉल करने के बाद जल्दी से अपने घर की ओर भागी। उधर क्लिंट ने तुरंत कपड़े पहने, बंदूक उठाई और बाहर चला गया। उसने गैराज में खून की बूंदें देखी, लेकिन वो होली या उसके साथ मौजूद आदमी को नहीं देख सका। बाद में उसने होली के साथ देखे गए आदमी के बारे में बताया कि वो लगभग 5 फुट 10 इंच और लगभग 90 किलो वजनी, काले बालों वाला और अपने हाथों में कोई काली चीज़ पकड़े हुए था। पुलिस जल्द ही घटनास्थल पर पहुंची और इलाके की तलाशी शुरू कर दी। कुछ ही समय में काउंटी का आधा हिस्सा होली की तलाश में निकल पड़ा। उनके पास खोजी कुत्ते, घोड़े पर सवार लोग, 4 पहिया वाहन, पैदल यात्री और उन असामान्य चीज़ों की तलाश में हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की। उन्हें उम्मीद थी कि किसी ने कुछ देखा या सुना होगा। जेम्स बॉन्स नाम के व्यक्ति, जो कि होली के पड़ोस में रहते थे, उनकी प्रॉपर्टी से लगभग 750 फीट दूर सुबह 7:30 बजे उन्होंने होली के परिवार की प्रॉपर्टी से किसी के चीखने की आवाज़ सुनी। लेकिन थोड़ी देर बाद उस महिला की चीखें बंद हो गई। जेम्स बॉन्स की गर्लफ्रेंड बाहर आई और वो बोबो परिवार के ड्राइववे के एंड तक गाड़ी चलाकर गए, ये देखने के लिए कि क्या वो कुछ देख या सुन सकते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ और नहीं सुना और गाड़ी चलाना जारी रखा। जेम्स बॉन्स ने कहा कि उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और उसे करेन बोबो को बुलाने के लिए कहा। एक अन्य पड़ोसी जॉन बेब बोबो के घर के पास की ही संपत्ति के मालिक थे। उस सुबह वो मछली पकड़ने जा रहा था और लगभग 7:30 बजे झील पर पहुंचा। उसने बताया कि बोबो के घर के दिशा से एक चीख या कोई भयानक आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने कहा कि यह किसी के झगड़ने जैसी आवाज़ थी। उसने स्वान जॉनसन रोड पर एक सफ़ेद ट्रक को भी तेज गति से जाते देखा, जिस सड़क पर वो और बोबो परिवार रहते थे। पुलिस ने होली के फ़ोन को ट्रेस करने के लिए AT&T से संपर्क किया। AT&T एक टेक्निकल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन क्षेत्र में काम करता है। होली का फ़ोन ट्रेस करने से पता चला कि करीब 1.5 घंटे तक उसका फ़ोन डेकेटर काउंटी में घूमता रहा। यह उसके घर से जंगल से होते हुए स्टेट हाईवे 40 तक गया, फिर एक अलग रास्ते से साउथ की ओर वापस आया और सुबह 8:30 से 9 बजे तक उसका फ़ोन चलना बंद हो गया। ये जल्द ही और व्यापक रूप से माना जाने लगा कि होली का अपहरण करने वाला व्यक्ति उस एरिया और उसकी आदतों से परिचित था। क्लिंट से उसकी बहन के गायब होने के तुरंत बाद पूछताछ की गई। पुलिस ने क्लिंट के शरीर पर खरोच या शारीरिक झगड़े के किसी भी निशान की जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। पुलिस ने क्लिंट के फ़ोन और कंप्यूटर की तलाशी ली और 2 बार उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया, लेकिन इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद क्लिंट को शक के दायरे से बाहर कर दिया गया। अगले कुछ हफ्तों के बाद होली के निशान देश की सड़कों पर बिखरे हुए पाए गए। उसका होमवर्क, नोटबुक, लंच बॉक्स, सेल फोन, सिम कार्ड और उसकी अंडरवियर भी। खोज और जांच में शामिल होने के बाद मामले पर टेनेसी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन TBI के प्रमुख एजेंट टेरी डिकस ने उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जिसे वो होली के लापता होने के लिए जिम्मेदार मानता था, जिसका नाम ब्रीट था और वो एक स्थानीय यौन अपराधी था। ब्रीट बोबो परिवार के घर के करीब रहता था। ब्रीट ने अपनी लाइफ का अच्छा खासा हिस्सा अपहरण और दुष्कर्म के लिए जेल में बिताया था।
उसे सुनहरे बाल और नीली आंखों वाली सुंदर लड़कियां पसंद थी और वो क्लिंट की बताई डिटेल से भी मेल खाता था कि उसने होली के साथ जंगल में किसे चलते देखा था। ब्रीट ने पुलिस को उस दिन के बारे में बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ एक शॉप में बाथटब खरीद रहा था। हालांकि उस शॉप के पास इस बिक्री का कोई रिकॉर्ड नहीं था। ब्रीट की इस गवाही की वैधता के बारे में कई अलग अलग रिपोर्टें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब पुलिस होली के अपहरण वाले दिन उससे पूछताछ करने के लिए गई थी तो वो उस दिन अपनी पत्नी के साथ अपने वाहन से एक बाथटब उतार रहा था। ब्रीट की इन संभावित पुष्टियों के बावजूद एजेंट डिकस को अभी भी विश्वास था कि होली के लापता होने के पीछे उसका ही हाथ था, खासकर तब जब ये बताया गया कि ब्रीट की पत्नी उस सुबह काम पर थी। उसने शायद अपनी पत्नी को फ़ोन करके कहा कि वो काम से घर आ जाए और किसी के भी पूछने पर कहे कि वो सुबह से अपने पति के साथ थी। जिसके बाद पुलिस ने डेड बॉडीज की तलाश करने वाले कुत्तों के साथ ब्रीट के घर की तलाशी लेने के लिए सर्च वारंट प्राप्त किया। कुत्तों ने उसकी दोनों गाड़ियों और उसके बैकयार्ड में मौजूद कई औजारों के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने उसके घर से कई चीजें जब्त की, लेकिन ब्रीट को होली से जोड़ने वाला कोई भी डीएनए कभी नहीं मिला। पुलिस ने उसके फ़ोन को वायर टेप किया और उसके घर में एक बग लगाया, लेकिन होली के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं मिली। एजेंट डिकस और अन्य जांचकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान वो होली के अपहरणकर्ता के बारे में क्या सोचता है और उसने उसके साथ क्या किया, इस बारे में उससे पूछताछ की गई। अपने बहुत ही घिनौने इंटरव्यू और अपने इतिहास के बावजूद ब्रीट ने होली के लापता होने में किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया। कुछ ही समय बाद एजेंट डिकस को इस जांच से हटा दिया गया क्योंकि उसके सीनियर्स का मानना था कि उसने ब्रीट के बारे में सुरंग दृष्टि विकसित कर ली थी। उसे लगा कि वही व्यक्ति इस मामले में एकमात्र संभावित संदिग्ध है। दुर्भाग्य से पुलिस के पास हजारों सुझाव थे, लेकिन लगभग 3 साल बाद 2014 तक मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। जांच के दौरान कई अन्य लोगों का नाम भी सामने आया। पुलिस ने कई झूठे दावों और सुझावों की जांच की। हालांकि 4 ऐसे लोग थे जिनके नाम पहले और अक्सर सामने आते थे: ब्रदर जैक और डायलन एडम्स और कजन भाई शाइन ऑस्टिन और जेसन ऑट्री। ये 4 युवा पुरुष शहर में ड्रग उत्पादन, बिक्री और उपयोग के प्रति अपने लगाव के साथ साथ हर जगह बुरे लोगों के रूप में जाने जाते थे। लेकिन पुलिस ने 2 अन्य भाइयों जेफरी और मार्क पियर्सी को गिरफ्तार किया और उन पर तथ्य के बाद सबूतों और सहायक उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया। पुलिस को जानकारी मिली कि उन दोनों भाइयों ने किसी व्यक्ति को एक वीडियो दिखाया था जिसमें जैक एडम्स जैसा दिखने वाला एक आदमी होली बोबो जैसी दिखने वाली एक महिला का यौन उत्पीड़न कर रहा था। लेकिन उन दोनों भाइयों ने इससे इनकार किया और पुलिस को कोई भी वीडियो नहीं मिला, जिसके तुरंत बाद उन दोनों भाइयों पर लगे आरोप हटा दिए गए। अब पुलिस ने नए सिरे से गवाहों का इंटरव्यू लेना शुरू किया और अलग अलग संदिग्धों की तलाश की और विक्टर डिंसमोर नामक एक व्यक्ति से पूछताछ की गई क्योंकि होली का कुछ सामान उसकी संपत्ति के पास पाया गया था। कई लोगों की तरह उसने भी पुलिस को जैक एडम का नाम बताया। उसने पुलिस को बताया कि जैक एडम्स शहर भर में शेखी बखार रहा था कि उसने होली बोबो की हत्या कर दी। उसने लोगों को धमकी दी कि वो होली की तरह एक गड्ढे में समा जाएंगे। डिंसमोर ने पुलिस को सुझाव दिया कि वो जैक के भाई डायलन से संपर्क करे ताकि पता चल सके कि उन्हें कोई जानकारी मिल सकती है। उसने बताया कि डायलन स्पेशल ईडी में था, लेकिन उसका आईक्यू कम था। जिसके बाद पुलिस ने डायलन को बंदूक के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस को ऐसा लगा कि उसके दोस्त, जो एक अपराधी है, के पास बंदूकें थी और डायलन भी उनके साथ था। लोगों ने अनुमान लगाया कि ये केवल डायलन को पुलिस स्टेशन में लाने के लिए किया गया था, साथ ही डायलन के बारे में कुछ पता लगाने के लिए भी। पुलिस ने डायलन को हत्यारों के आरोप में 10 साल की संघीय जेल की धमकी दी। हालांकि उन्होंने उसे एक दलील दी। जेल जाने के बजाय डायलन को एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और बोबो परिवार के दोस्त डेनिस बेंजामिन के साथ रहना था। डायलन और बेंजामिन का पहले कोई संबंध नहीं था। डायलन के साथ 5 सप्ताह रहने के बाद बेंजामिन ने पुलिस को फोन किया और उन्हें बताया कि उसके पास कोई है जो होली बोबो की हत्या की बात कबूल करना चाहता है। जिसके बाद डायलन को पुलिस स्टेशन लाया गया और उसने होली के अपहरण और हत्या में शामिल होने की बात कबूल कर ली। उसने कहा कि जिस दिन होली को ले जाया गया उस दिन वो उसके साथ था और उसने जैक के घर पर ऑस्टिन, ऑट्री और जैक के साथ उसका यौन शोषण किया। पुलिस ने उन लोगों को लाने का फैसला किया जो उस दिन जैक और डायलन के साथ थे: शाइन ऑस्टिन और जेसन ऑट्री। शाइन ऑस्टिन को पूरी छूट दी गई अगर वो पुलिस को जैक को हत्या में शामिल होने के बारे में सब कुछ बता दे, जिस पर ऑस्टिन ने तुरंत स्वीकार किया और कहा कि वो भी इसमें शामिल था। डायलन और ऑस्टिन दोनों के कबूलनामे में अपराध के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। पुलिस ने जैक की संपत्ति पर तलाशी वारंट जारी किया, जहां वो अपने दादा के साथ रहता था।
और वहाँ कई वस्तुएं जब्त की, लेकिन होली के साथ उसके संबंध की कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई। इन सभी स्वीकारोक्ति के दौरान ऑस्टिन और डायलन दोनों ने कई बार अपनी कहानी बदली, कुछ बातों को वापस लिया और आखिरकार कहा कि होली के लापता होने और हत्या में उनका कोई हाथ नहीं था। जिसके बाद मार्च 2014 में जैक एडम्स को गिरफ्तार किया गया और होली बोबो के अपहरण और फर्स्ट डिग्री मर्डर के आरोप में आरोपित किया गया। लगभग एक महीने बाद जेसन ऑर्ट्री को भी उन्हीं आरोपों के साथ गिरफ्तार किया गया। डायलन को भी सबूतों से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के 2 मामलों में गिरफ्तार किया गया। बाद में उस पर किडनैपिंग और फर्स्ट डिग्री मर्डर का भी आरोप लगाया गया। ऑस्टिन को कथित तौर पर मामले में सहयोग करने और अन्य 3 के खिलाफ भविष्य में गवाही देने के लिए प्रतिरक्षा की पेशकश की गई। हालांकि 2015 में प्रतिरक्षा की ये पेशकश वापस ले ली गई। माना जाता है कि पुलिस को ये पता चला कि ऑस्टिन ने अपने कई शुरुआती बयानों में झूठ बोला था और ऐसा होने के कुछ समय बाद ऑस्टिन को होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या करते हुए मृत पाया गया। उसकी मृत्यु किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गवाही देने से पहले ही हो गई थी। सितंबर 2014 में लेरी स्टोन नॉर्थ डेकाटर काउंटी के जंगलों में जिनसेंग पौधों की तलाश में निकले थे। तब उन्होंने अपने एक भयानक एहसास के बारे में बताया, जिससे उन्हें लगा कि उन्हें पीछे मुड़ना चाहिए। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने एक उल्टी बाल्टी और एक मानव खोपड़ी देखी। बाद में इस खोपड़ी की पहचान होली बोबो के रूप में की गई। उस बाल्टी में मौजूद चीजों की जानकारी कभी भी पब्लिक नहीं की गई। हालांकि लोगों ने अनुमान लगाया कि उसमें होली के अवशेष या उसे मारने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार थे। खोपड़ी के पाए जाने के अलावा पुलिस को कई दांत, पसलियां और एक कंधे की हड्डी भी मिली और ये अवशेष होली के घर से बहुत दूर नहीं थे। करेन और डेना जैक्सन टेनेसी के एक मॉल में थे जब उन्हें फोन आया कि उनकी बेटी के अवशेष मिल गए हैं। करेन ने कहा कि फोन आने से पहले उन्हें एक एहसास हुआ, वही एहसास जो उन्हें उस दिन हुआ था जब उनकी बेटी गायब हुई थी। उसके कुछ अवशेषों में क्षति देखी गई थी, जिसे फोरेंसिक ने जानवरों के उसके मांस को खाने के कारण बताया। हालांकि खोपड़ी के पिछले हिस्से में एक छेद था। खोपड़ी का विश्लेषण करने वाली फोरेंसिक टीम ने कहा कि छेद के वेबलिंग के कारण उन्होंने निर्धारित किया कि ये बंदूक की गोली का घाव था। हालांकि जब अदालत में पूछताछ की गई तो विशेषज्ञों ने कहा कि वास्तव में ये निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं है कि गोली का घाव मृत्यु से पहले या बाद में हुआ था। जैक एडम्स के लिए मुकदमा सितंबर 2017 में शुरू हुआ। बचाव पक्ष ने टेरी ब्रीड के बारे में टीबीआई के शुरुआती संदेह को सामने रखा। साथ ही इस तथ्य को भी सामने रखा कि जैक को होली से जोड़ने वाला कोई भी सबूत नहीं था। ट्रायल शुरू होने से ठीक पहले एक नाले में एक पिस्तौल मिली थी जो शाइन ऑस्टिन की थी। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि ये हत्या इसी हथियार से की गई थी। अभियोजन पक्ष ने एक गवाह को सामने लाया जिसने कहा कि जैक होली के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड है और वो गवाह जेसन ऑर्ट्री था। जेसन ऑर्ट्री को एक गवाह के रूप में बुलाया गया और उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसमें एक भयावह दिन की रूपरेखा बताई गई थी। जेसन ऑर्ट्री ने बताया कि होली के लापता होने के दिन क्या हुआ था। जेसन ऑर्ट्री ने स्वीकार किया कि उसकी बुरी आदत मेथाम्फेटामाइन और मॉर्फिन ड्रग का मिश्रण लेने की थी। 13 अप्रैल 2011 को उसके पास मेथाम्फेटामाइन था, लेकिन मॉर्फिन खत्म हो गया था। उसने जैक एडम्स को इस उम्मीद में बुलाया कि वो उसे कुछ मॉर्फिन दिला सके। उसने कहा कि जैक ने उसे बताया कि उसे कुछ मॉर्फिन दिला सकता है, लेकिन उसे किसी चीज में उसकी मदद चाहिए। जिसके बाद जैक के बुलाने पर जेसन ऑर्ट्री अपने चचेरे भाई शाइन ऑस्टिन के घर पहुंचा और वहां तीनों लोगों को देखा। जैक अपने ट्रक के पास खड़ा था, डायलन एक बड़े बैरल में कुछ चीजें जला रहा था और शाइन बिना शर्ट के अपने सामने के दरवाजे पर खड़ा था। जैक ने ऑर्ट्री को मॉर्फिन दिया जो उसने मांगा था और उसे दिखाया कि उसे किस चीज में मदद चाहिए। जेसन ने देखा कि जैक के ट्रक के बिस्तर में एक डेड बॉडी थी और उसने जेसन ऑर्ट्री से उसे ठिकाने लगाने में मदद करने के लिए कहा। जेसन ने डेड बॉडी को एक रंगीन रजाई में लिपटा हुआ देखा और उसे लगा कि ये जोजो नाम का एक आदमी है जिसको ड्रग के लिए पैसे देना था, लेकिन जैक ने उसे बताया कि वो जोजो नहीं बल्कि होली बोबो है। जेसन ऑर्ट्री ने बताया कि वो होली को नहीं जानता था और जैक की मदद करने के लिए सहमत हो गया। दोनों व्यक्ति जैक के ट्रक में डेकाटर काउंटी में स्टेट हाईवे 40 के पास एक अंडरपास पर गए। मुकदमे में जेसन ऑर्ट्री ने एडम्स के साथ अपनी बातचीत को बिना किसी भावना के बताया, ये महसूस करने के बाद कि उसके पास शव को दफनाने के लिए कोई उपकरण नहीं है। जैक और जेसन ऑर्ट्री ने नदी के किनारे पर डेड बॉडी को उतारा। तभी जेसन ऑर्ट्री ने कहा कि उसने होली को शोर करते हुए सुना और उसका एक पैर हिलते हुए देखा। उसने जैक को चिल्लाकर बताया कि वो अभी भी जिंदा है और उसने ऑर्ट्री का नाम सुना होगा और वो उन्हें फंसा सकती है। जैक ने तभी अपने ट्रक से बंदूक निकाली और होली पर एक गोली चलाई।
जेसन ओट्री ने बताया कि पुल के नीचे कैसे उसकी गूंज सुनाई दी और इस बात से चिंतित कि किसी ने गोली की आवाज़ सुनी होगी। उन लोगों ने होली की बॉडी को वापस ट्रक में लाद दिया और वहां से चले गए। जेसन ओट्री ने बताया कि इस समय तक वो शांत हो गया था और उसका नशा भी उतर गया था। उसे अचानक महसूस हुआ कि वो किसकी मदद कर रहा है और उसने खुद को इस स्थिति से दूर करने का फैसला किया। हालांकि एक ड्रग एडिक्ट होने के कारण उसे उस दिन बाद में एक और चीज़ फिक्स करने की ज़रूरत थी। जेसन ओट्री ने जैक से दूसरे स्थानीय ड्रग डीलर के घर मुलाकात की। उसने कहा कि ऑस्टिन भी वहां था। जैक ने उससे कहा कि वो भी उतना ही दोषी है क्योंकि उसने भी होली के साथ दुष्कर्म किया था। जेसन ओट्री ने कहा कि उसने जैक से तब तक कुछ और नहीं पूछा जब तक कि उसने 2 दिन बाद एक गैस स्टेशन पर जैक को नहीं देखा। और जब उससे पूछा गया कि होली के साथ क्या हुआ तो उसने कहा कि दुष्कर्म पास के खलिहान में हुआ था और उसमें डायलन और ऑस्टिन ने भी हिस्सा लिया था। उसने ये भी कहा कि पूरी स्थिति जैक के क्लिंट से मिलने के लिए बोबो परिवार के घर आने से शुरू हुई। उसने आरोप लगाया कि जैक को उस दिन क्लिंट को मेथाम्फेटामाइन बनाना सिखाना था, लेकिन वो होली से टकरा गया। इस पर होली परेशान होने लगी, इसलिए वो होली को ले गया। इसमें से किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई। जेसन ओट्री की कहानी की पुष्टि करने वाला कोई भी सबूत नहीं मिला। जैक एडम्स को गुंडागर्दी, विशेष रूप से गंभीर अपहरण, दुष्कर्म और पहले दर्जे की पूर्व नियोजित हत्या का दोषी पाया गया। उसे पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही अतिरिक्त 50 साल की सजा सुनाई गई। डायलन एडम्स ने एक दलील दी जिसका मतलब था कि वो अपराध स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन ये दलील सभी के हित में थी। उस पर विशेष रूप से गंभीर अपहरण और फर्स्ट डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया। जेसन ओट्री को विशेष रूप से गंभीर अपहरण और फर्स्ट डिग्री मर्डर करने के लिए उकसाने का दोषी पाया गया और उसे 8 साल की सजा सुनाई गई। 2020 के सितंबर में ओट्री को जेल से रिहा कर दिया गया था। हालांकि उसी वर्ष दिसंबर में ओट्री को ड्रग और हथियार रखने के आरोप में वापस जेल भेज दिया गया। जैक एडम्स, जो अब अपनी गिरफ्तारी के समय से बिल्कुल अलग दिखता है और वर्तमान में टेनेसी के फ्रैंकलिन में विलियमसन काउंटी जेल में है। डेकाटर काउंटी के अधिकांश लोग, जिनमें बोबो परिवार भी शामिल है, मानते हैं कि होली की हत्या के लिए सही लोग जेल में हैं। हालांकि मामले के बारे में बहुत अटकलें जारी है। एजेंट टेरी डिकस इस बात पर अड़े हुए हैं कि गलत लोगों को दोषी ठहराया गया है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्यों नहीं लगता कि वो लोग दोषी हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग अंकगणित करने में भी सक्षम हैं, और ये तो दूर की बात है। कुछ लोगों को अभी भी संदेह है कि होली का भाई क्लिंट भी इसमें शामिल था। हालांकि इसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। डीएनए या ठोस सबूत के बारे में कभी भी कुछ भी जारी नहीं किया गया जो जैक डायलन, जेसन ओट्री या ऑस्टिन को होली की हत्या से जोड़ता हो। क्या होली का भाई क्लिंट भी इस हत्या में शामिल था? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।